आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ह्यूमन स्पर्म्स यानी कि मनुष्य के जो शुक्राणु होते हैं उनमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, यानी कौन कौन से पार्ट होते हैं और सारे के सारे हिस्से में जो है कौन कौन से जो है आपके कोशिकांग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ह्यूमन स्पर्म्स यानी कि मनुष्य का जो शुक्राणु होता है इसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, जो क्या होता है नर युग्मक होता है। और ये नर युग्मक यानी शुक्राणु कोशिकाएं जो होती हैं यह पुरुषों के टेस्टिस में बनती हैं यानी वृषण कोशिका में बनती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पर्म है ना, ये मनुष्य का स्पर्म है और इसमें जो हेड वाला रीजन्स है यानी कि सिर वाले जो पोर्शंस होते हैं ना, यहाँ पर क्या मिलता है हम लोग को? केंद्रक मिलता है। क्या मिलता है? केंद्रक के साथ साथ जो है हम लोग के अनुवांशिक पदार्थ मिलते हैं अंदर में, है ना। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल्स मिलता है, सिर वाले भाग में केंद्रक और उसमें अनुवांशिक पदार्थ देखने को मिलते हैं। दूसरा हिस्सा है सिर का जो ऊपरी भाग होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नुकीला होता है, जिसमें क्या मिलता है? गोल्जी काय। क्या मिलता है? गोल्जी काय मिलता है, याद रखना है। और जो तीसरा हिस्सा है ग्रीवा यानी गर्दन, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन से कोशिकांग होते हैं? तो सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रियोल होते हैं। मध्य भाग की अगर बात करें यानी कि मिडिल पोर्शंस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं ना। उसके बाद है टेल वाला भाग यानी पूंछ वाला भाग जो होता है उसमें कोशिका द्रव होता है, जो शुक्राणु को क्या करता है? गतिशील बनाता है। तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं कि शुक्राणु कोशिका के सिर में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है। सिर का जो ऊपरी भाग होता है उसमें क्या मिलता है? गोल्जी काय मिलता है, जिसमें आपके जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो अंडाणु कोशिका को भेदन में मदद करता है। ग्रीवा में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। मध्य भाग में क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। पूंछ में आपका कोशिका द्रव जो क्या करती हैं? शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती हैं। अब आइए दूसरा टॉपिक समझते हैं कि नर जनन अंगों के क्या कार्य हैं, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, यह शुक्राणुओं के निर्माण और हार्मोन्स की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि मनुष्यों में जो वृषण कोशिकाएं होती हैं यह आपके पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और ये पेल्विक रीजन में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स में रहता है, जिसको हम लोग वृषण कोश कहते हैं, है ना, स्कोर्टल सैक कहते हैं। और वृषण कोश पुरुषों के शरीर में शरीर के बाहर क्यों रखा गया है, इस पर जो है हम लोग एक कंप्लीट वीडियो में हम लोग समझे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? वृषण का कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना और हार्मोन्स की उत्पत्ति करना है। दूसरा है एपिडाडर्मिस यानी कि अधिवृषण है। तो इनका काम होता है अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है, यानी कि ये क्या करती हैं? शुक्राणु को जमा करती हैं। जहां पर स्पर्म का क्या होता है? परिपक्वन होता है, यानी कि मैच्योरेशंस कहाँ होता है? तो एपिडर्मिस में होता है, तथा सक्रियता यहीं पर क्या करते हैं? स्पर्म्स प्राप्त करते हैं। उसके बाद है शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका यानी भास डिफरेंसेस है। तो शुक्रवाहिका जो होता है अधिवृषण को और शुक्राशय से क्या करती हैं? एक दूसरे को जोड़ती हैं। ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ाती हैं। क्या करती हैं? यह शुक्राणुओं को क्या करती हैं? आगे बढ़ाती हैं, है ना, शिश्न की तरफ। चलिए आगे हम लोग देखें कि शुक्राशय जो होता है यहाँ पर इसमें क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। क्या होता है? इससे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। और हम लोगों का अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। इससे एक विशेष प्रकार का द्रव स्रावित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। और पूछा भी जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ देखने को मिलती है? तो पुरुषों के लैंगिक प्रजनन अंग में देखने को मिलती है ना, जिससे क्या होता है? व्री में एक विशेष प्रकार का स्मेल होता है, यानी स्मेल्स आता है। यह द्रव शुक्राणु को सक्रिय बनाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो वीर्य होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले प्रोस्टेटिक फ्लूइड के
वजह से होता है। चलिए अगला देखते हैं शिश्न क्या होता है यानी पेनिस क्या होता है। तो यह शुक्राणु को शरीर से बाहर निकाल करके मादा योनि के भीतर पहुंचाने का काम करता है, यानी कि यह क्या करता है, इंसेमिनेशंस का कार्य करता है कि जो पुरुष के शरीर में जो शुक्राणु बनते हैं वह स्त्री शरीर तक पहुंचाया जाता है इन्हीं शिश्न के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वीर्य में एक विशेष प्रकार का गंध किसके कारण, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कारण होता है। शुक्राणु की सक्रियता भी यहाँ से बनती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मादा जनन अंगों के क्या कार्य हैं, यानी फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो स्त्री जननांग होते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, ये आपको शॉर्ट टाइप में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला कि अंडाणु का निर्माण करता है, यानी कि एग्स का क्या करता है, निर्माण करता है। तो पहला पॉइंट्स में नोट्स करेंगे, यह एग का निर्माण करता है। दूसरा, मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण करना, यानी कि जो पुरुषों के द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं वह क्या किया जाता है, योनि के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो किसके भाग है, मादा प्रजनन अंगों के भाग है ना। उसके बाद है निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। क्या करना, निषेचन के लिए यानी नर और मादा युग्मक के मिलान के लिए क्या करना, वातावरण प्रदान करना। उसके बाद है फिम्बरी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना, यानी कि जो कलेक्शन होता है वो होता है, और गर्भाशय में पहुंचाना है ना, ये किसका काम है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काम होते हैं ना। उसके बाद है निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान देना, यानी कि जो गर्भाशय होता है वहां पर भ्रूण का विकास होना है ना। उसके बाद अगला है शिशु के विकास के समय पोषण प्रदान करना। तो ये सारे के सारे जो है हम लोग फंक्शंस लिख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं कि इम्प्लांटेशंस क्या होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में आरोपण या प्रत्यारोपण भी कहते हैं। तो निषेचन क्रिया के 1 सप्ताह के बाद ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी निषेचन क्रिया के बाद 1 सप्ताह के बाद ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह गर्भाशय की भीतरी सतह से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी चिपक जाता है। तो भ्रूण का गर्भाशय के आंतरिक दीवार से जुड़ना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन, यानी रोपण कहलाता है, आरोपण कहलाता है। तो और पूछा भी जाता है इम्प्लांटेशंस की परिभाषा दें, तो क्या लिखेंगे, निषेचन क्रिया के रूप में 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट है ना गर्भाशय की भीतरी सतह से चिपक जाता है। तो भ्रूण का गर्भाशय के आंतरिक दीवार से जुड़ना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशंस कहलाता है, यानी आरोपण कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखें कि जनन परत का निर्माण और जो आपके फॉर्मेशंस ऑफ जर्म लेयर्स होते हैं, और ये कौन कौन से जो है ना अंग तंत्र का निर्माण करते हैं हमारे शरीर में। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ब्लास्टोसिस्ट है ना, उसके बाद है गैस्ट्रुलेशंस है। ये प्रक्रियाएं जो होती हैं प्रवेश कर अंत में 3 जर्म्स लेयर का निर्माण करती हैं, यानी कि जो 3 जर्म्स लेयर्स बनती हैं जिसको एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म कहते हैं, वह गैस्ट्रुलेशंस प्रक्रिया के बाद बनती है ना। इस तरह से भ्रूण यानी एम्ब्रायो है एक नए आकार तथा संरचना को प्राप्त करता है, यानी कि क्या होता है इसमें ब्लास्टोसिस्ट निर्माण होता है, गैस्ट्रुलेशंस होते हैं, जिससे 3 जर्म्स लेयर्स बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनता है। तो इस तरह से भ्रूण जो होता है ना एक नए आकार में या संरचना को प्राप्त कर लेता है। तो कोशिकाओं के इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो एक्टोडर्म्स होता है, मेसोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे एक्टोडर्म होते हैं वो क्या करते हैं, त्वचा बनाते हैं। क्या करते हैं, त्वचा का निर्माण करते हैं, मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, मेरु रज्जु के साथ साथ तंत्रिका का निर्माण करते हैं। कौन, तो ये आपके हो गए एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, तो याद रखेंगे त्वचा बनता है, मस्तिष्क बनता है, मेरु रज्जु बनता है या तंत्रिका बनता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं मेसोडर्म है ना। मेसोडर्म, तो मेसोडर्म से क्या क्या, नोटोकॉर्ड, मांसपेशियां,
हृदय, रुधिर वाहिनी, वृक्क के साथ साथ जननांग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं, यानी कि मीजोडर्म से ये सारे के सारे क्या होते हैं, बने होते हैं। चलिए अगला जो है वो है हम लोगों का एंडोडर्म, यानी अंतः जो जर्म परत है वो है तो प्रारंभिक आहार नली बनाती हैं, श्वसन तंत्र बनाती हैं, मूत्राशय बनाती हैं और कर्ण के मध्य भाग बनाती हैं। कौन, तो एंडोडर्म। और आप सबों के परीक्षा के लिए खास करके 12वीं के परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको पूछा जाता है एक्टोडर्म जो है कौन कौन से अंग अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, मीजोडर्म कौन कौन से अंग अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और एंडोडर्म। तो आज हम लोग जो है सीखे कि एक्टोडर्म्स, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो है इसका जो है ओरिजिनेशंस कैसे होता है, ये कौन कौन से अंग और अंतंत्र का निर्माण करते हैं, इम्प्लांटेशंस क्या होता है, आरोपण क्या होता है, इनकी परिभाषा हम लोग देखे। उसके बाद मादा जनन अंगों के क्या क्या कार्य हैं वो हम लोग देखे। उसके बाद देखे कि पुरुषों के जनन अंगों में कौन कौन से अंग और कार्य होते हैं वो हम लोग देखे। फिर मानव शुक्राणु यानी कि ह्यूमन स्पर्म्स के कौन कौन से भाग हैं और वे कौन से कोशिकांग रखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने 12वीं के कक्षा के साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी जो है इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।